नमस्कार दोस्तों, बाईजूस आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने 3 जुलाई 2021 के दैनिक क्विज प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें द हिंदू अखबार, पीआईबी और भारत सरकार के अलग अलग मंत्रालयों से संबंधित प्रमुख समाचारों को लेकर हम प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न आपसे पूछते हैं। आज के अपने पहले प्रश्न को हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन कालिदास की साहित्यिक कृतियां हैं? कालिदास गुप्त काल के एक प्रमुख रचनाकार थे। इनकी साहित्यिक कृतियों की अगर हम बात करें तो अभिज्ञान शाकुंतलम इनका एक प्रमुख नाटक है। इसी के साथ साथ कुमार संभव और मेघदूतम, ये दोनों ही एक तरह से काव्य कृतियां हैं इनकी। मुद्रा राक्षस अगर कृति की बात करें तो इसे विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया है। मृच्छकटकम कृति की बात करें तो इसकी रचना शूद्रक के द्वारा की गई है। यानी पहला, तीसरा और पांचवा यहाँ पर सही है, जो कालिदास की साहित्यिक कृतियां हैं। तो आंसर आपका ऐसी केवल 1, 3 और 5। यहाँ पर हमने ये समाचार इसलिए लिया है, कालिदास की रचना मेघदूत के संबंध में एक यहाँ पर वर्कशॉप के बारे में सूचना है और उसी को आधार बनाते हुए हमने कालिदास से संबंधित प्रमुख रचनाओं को लेकर आपसे प्रश्न पूछा है। कालिदास की प्रमुख रचनाएं अगर हम काव्य और नाटक के रूप में देखें तो काव्य की प्रमुख रचनाएं हैं ऋतुसंहारम, मेघदूतम, कुमार संभव और रघुवंशम। नाटक की अगर हम प्रमुख बात करें तो कालिदास की प्रमुख रचना है मालविकाग्निमित्रम, इसी के साथ साथ विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम। विशाख दत्त की अगर रचनाओं की बात करें तो मुद्रा राक्षस के साथ साथ देवी चंद्रगुप्तम। शूद्रक की अगर हम प्रमुख रचनाएं देखें तो मृच्छकटिकम सबसे प्रमुख है। इसी के साथ साथ विन वासवदत्त, भान और पद्म प्रभृतिका, तो ये प्रमुख रचनाएं हैं शूद्रक की। आज के दूसरे प्रश्न को हम देखते हैं। सॉलिसिटर जनरल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? सॉलिसिटर जनरल के पद और कर्तव्य विधि अधिकारी सेवा शर्तें नियम 1987 और संविधान द्वारा शासित होते हैं। ध्यान रखें, हमारे संविधान में सॉलिसिटर जनरल के संबंध में कोई सीधा एक तरह से नहीं कहा गया है। अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी के बारे में जरूर कहा गया है। संविधान के संबंध में जो कहा गया इसीलिए गलत हो जाता है। प्रमुख रूप से उनके पद और जो कर्तव्य हैं वो विधि अधिकारी सेवा शर्तें नियम 1987 के अनुसार संचालित होते हैं। दूसरा, उसे संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, परंतु मतदान का अधिकार नहीं है। ध्यान रखें, इस तरह का अधिकार सॉलिसिटर जनरल को नहीं है, भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल को अवश्य है। तो इसीलिए दूसरा पॉइंट भी यहाँ पर गलत है। दोनों गलत हैं, तो डी आंसर है, कोई भी नहीं सही है। यह क्वेश्चन हमने यहाँ पर इसलिए लिया है कि तृणमूल कांग्रेस की तरफ से वर्तमान जो सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता, उनको हटाने की एक मांग की गई है और आरोप उन्होंने ये लगाया है, वर्तमान में पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता और भारतीय जनता पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने तुषार मेहता के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की है। इसी के संबंध में तृणमूल कांग्रेस के द्वारा उनको हटाने की यहाँ पर एक मांग की गई है। अपने तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं। आधार क्षरण एवं लाभ हस्तांतरण जो कभी कभी चर्चा में रहता है, निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करता है? देखिए, बीईपीएस का मतलब बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। तो ये अगर हम देखें तो ये आंसर यहाँ पर आपका सी है। ये अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू कर कानूनों में अंतराल का फायदा उठाने के लिए कंपनियों द्वारा नियोजित कर नियोजन तकनीक होती है। आधार क्षरण और लाभ हस्तांतरण का जो प्रमुख रूप से उपयोग है वो वर्तमान में बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज के द्वारा किया जाता है। एक उदाहरण यहाँ पर हम देखते हैं। मान लीजिए कोई एक कंपनी है और ये यूएसए से संबंधित है और इसके द्वारा मान लीजिए भारत में प्रमुख रूप से अपना व्यापार किया जा रहा है। इस एक कंपनी के द्वारा मॉरिशस के माध्यम से भारत में निवेश किया जा रहा है। तो मॉरिशस में एक ऑफिस खोलकर वहां से वो भारत में प्रमुख रूप से निवेश कर रहे हैं और लाभ कमा रहे हैं। लेकिन उस लाभ को एक तरह से वो भारत में ना दिखाकर कहां से दिखा रहे हैं? मॉरिशस। इस कंपनी के द्वारा भारत में जो भी व्यापार किया जा रहा है उस भारत में व्यापार पर उनके द्वारा जो प्रमुख रूप से पूंजी लाभ कर दिया जा सकता है, कैपिटल गेन टैक्स दिया जा सकता है, वो एक तरह से वो नहीं दे रहे हैं। कारण वो इस प्रकार का कर कहां पर दे रहे हैं? मॉरिशस में। और मॉरिशस और भारत के बीच में दोहरा कराधान को रोकने की संधि है, जिसको डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट कहा जाता है। इस समझौते के अंतर्गत प्रमुख रूप से लाभ यह रहता है कि अगर कंपनी ने मॉरिशस में कर दिया है तो उसे भारत में कर देने की आवश्यकता नहीं है। तो कंपनी जिसने अपना मुख्यालय अमेरिका में है उसने मॉरिशस के माध्यम से पैसा लगाया भारत में और प्रमुख रूप से व्यापार वो भारत में कर रहा है, लेकिन उतने टैक्स वो भारत में नहीं दे रहा है क्योंकि अपने लाभ का जो आधार है वो मॉरिशस से एक तरह से वो दिखा रहा है। तो ये एक तरीका रहता है आधार क्षरण एवं लाभ हस्तांतरण। अपना आधार वो अलग जगह दिखा रहे हैं और लाभ जो कमा रहे हैं उसको भी अलग एक तरह से देश, जिनको हम कर स्वर्ग कहते हैं या जिनके लिए टर्म यूज किया जाता है टैक्स हेवन, इस पूरी प्रक्रिया में हम देखें तो प्रमुख रूप से कर स्वर्ग या टैक्स हेवन कंट्री सबसे ज्यादा एक तरह से भूमिका निभाते हैं
क्योंकि इन देशों को अगर हम देखें तो छोटे द्वीपीय देश है प्रमुख रूप से, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा कर की दरें नहीं होती या कर की दरों में बहुत छूट दी जाती है। तो बड़ी कंपनियाँ जैसे मॉरिशस का हमने एग्जाम्पल लिया, तो वहाँ से अपना जो निवेश है वो इमर्जिंग इकोनॉमीज, उभरती अर्थव्यवस्थाएं या विकासशील देशों में लगाते हैं जैसे भारत में, और करों में बड़े पैमाने पर लाभ कमाते हैं। तो इससे भारत जैसे देश जहाँ पर वो अपना बड़ा काम कर रहे होते हैं वहाँ पर वो टैक्स देने से बच जाते हैं। तो यही प्रक्रिया का प्रमुख रूप से एक तरह से ये आधार माना जाता है बीपीएस, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, आधार क्षरण एवं लाभ हस्तांतरण। तो जहां पर वो ज्यादा काम कर रहे हैं उसकी जगह अन्य देश में अपने आधार को दिखाकर वो जो टैक्स दे सकते हैं लाभ पर, उससे बच जाते हैं। जिसमें हम प्रमुख रूप से ध्यान रखें तो साइप्रस आ जाता है, मॉरिशस आ जाता है, माल्टा आ जाता है, मार्शल द्वीप आ जाते हैं। इसी के साथ साथ इसमें शामिल होता है कैमन द्वीप की अगर हम बात करें, ये प्रमुख रूप से कर स्वर्ग या टैक्स हेवन कंट्रीज कहलाते हैं। बीपीएस की ये जो व्यवस्था है जिसके आधार पर अलग अलग देशों में जो करों पर ये छूट का लाभ उठाया जा रहा है, उसको रोकने के लिए प्रमुख रूप से जो प्रयास है वो ओईसीडी के द्वारा एक तरह से किए जा रहे हैं, यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। हमने यहाँ पर यह क्वेश्चन इसीलिए लिया है कि भारत के द्वारा एक तरह से ये उम्मीद व्यक्त की गई है कि आने वाले अक्टूबर तक ओईसीडी और G20 के द्वारा मिलकर वैश्विक स्तर पर एक ग्लोबल टैक्स यानी एक वैश्विक कर के संबंध में जो डील है वो हो सकती है। इसके आधार पर वैश्विक स्तर पर एक न्यूनतम 15% का एक वैश्विक कर स्वीकार किया जाएगा, जो कि हर कंपनी को देना पड़ेगा। यानी कर स्वर्ग वाले देशों से उनको जो टैक्स में छूट मिलती है उसका लाभ वो अब बड़े पैमाने पर नहीं ले पाएंगे। अपनी नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपको झील दी गई है और राज्य दिए गए हैं। वेम्बनाड झील ये केरल राज्य में स्थित है, बिल्कुल सही है। इंदिरा सागर झील ये राजस्थान में, देखिए गलत है, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। इंदिरा सागर बांध पर ये इंदिरा सागर झील स्थित है मध्य प्रदेश में, और ये नर्मदा नदी पर स्थित है। तीसरा देखें पुलिकट झील, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की तटीय सीमा पर यह झील स्थित है। प्रमुख रूप से इसे आंध्र प्रदेश में एक तरह से माना जाता है। तो यहाँ पर तीसरा सही है, तो पहला और तीसरा सही है, तो आंसर आपका सी, केवल एक और तीन सही है। यहाँ पर यह क्वेश्चन हमने इसलिए लिया है कि केरल में वेम्बनाड झील में हाउस बोट के माध्यम से जो पर्यटन है उसकी जल्द शुरुआत की जा रही है। वेम्बनाड के संदर्भ में आप ध्यान रखें, इसे रामसर वेटलैंड या रामसर आर्द्र भूमि के रूप में भी नामांकित किया गया है। ध्यान रखें केरल के तटीय भागों में इस तरह से जो झील के भाग हैं उनको कयाल के नाम से जाना जाता है, तो इसे एक प्रमुख कयाल का हिस्सा भी कह सकते हैं, जिसको केरल में बैक वाटर भी कहा जाता है। वेम्बनाड के संदर्भ में एक तथ्य और ध्यान रखें, यह भारत की सबसे लंबी झील है। डेली क्विज के अपने हम दूसरे भाग में आते हैं, जिसमें यूपीएससी के द्वारा विगत वर्ष में पूछे गए प्रश्न हम आपके लिए प्रैक्टिस के लिए लाते हैं। आज हम यहाँ पर 2016 में यूपीएससी के द्वारा पूछे गए प्रश्न को ले रहे हैं। कभी कभी चर्चा में रहने वाले आईएफसी मसाला बॉन्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो इन बॉन्डों को प्रस्तावित करता है विश्व बैंक की एक शाखा है। तो ध्यान रखें आईएफसी विश्व बैंक की एक शाखा है और इसने ही 2014 में सबसे पहले इस तरह के मसाला बॉन्ड जारी किए थे। पहला पॉइंट बिल्कुल सही है। दूसरा, यह रुपया अंकित मूल्य वाले बॉन्ड रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स हैं और सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के ऋण वित्तीयन के स्रोत हैं। तो ध्यान रखें ये जो मसाला बॉन्ड है, भारत का नाम आप ध्यान रखें मसालों के लिए जाना जाता है, तो उसी के संदर्भ में इन बॉन्ड को मसाला बॉन्ड कहा जाता है। और ये बॉन्ड किसी भारतीय संस्था के द्वारा एक तरह से विदेशी बाजार में जारी किए जाते हैं और इनमें जो भुगतान होता है वो रुपए में होता है, इसीलिए इन्हें रुपए अंकित मूल्य वाले बॉन्ड कहा जाता है। भारत में विकास की प्रमुख जो गतिविधियां हैं उनको एक तरह से वित्त पोषित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यहाँ ध्यान रखें सार्वजनिक और निजी कोई भी एक तरह से क्षेत्र की कंपनी या संस्था है वो इस तरह के बॉन्ड जारी कर सकती है। जैसे अगर हम देखें एचडीएफसी है, एनटीपीसी है, इनके द्वारा इस तरह के मसाला बॉन्ड जारी किए गए हैं। दोनों पॉइंट सही हैं, तो आंसर आपका सी, एक और दो दोनों सत्य हैं। डेली क्विज के अपने तीसरे भाग में हम आते हैं और आज के प्रमुख तथ्य में हम फेमा के संबंध में बात करेंगे, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। यहाँ पर हमने आज के प्रमुख तथ्य के लिए फेमा कानून को इसलिए लिया है क्योंकि अभिनेत्री यामी गौतम को प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा फेमा कानून के अंतर्गत पूछताछ के लिए बुलाया गया है। फेमा कानून की अगर हम बात करें तो भारत में विदेशी मुद्रा का जो प्रबंधन होता है उसके लिए प्रमुख रूप से इस कानून को उपयोग किया जाता है। फेमा के पहले अगर हम देखें तो हमारे यहाँ कानून हुआ करता था फेरा, वर्तमान में नाम क्या है इसका, फेमा। प्रमुख रूप से हम देखते हैं कि वर्तमान का जो फेमा है और इसके पहले का जो फेरा था यानी विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट,
अब क्या है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। पहले विनियमन होता था, रेगुलेशन, अब प्रबंधन मैनेजमेंट किया जाता है। तो ये एक तरह से फेरा और फेमा की जो परिभाषा, उसी से इसका अंतर एक तरह से यहाँ पर साफ हो जाता है। जहाँ तक फेरा की बात करें तो संसद ने 1973 में ये कानून पारित किया था और 1 जनवरी 1974 से ये लागू हो गया था। फेमा की अगर हम बात करें तो 29 दिसंबर 1999 को संसद में इसे पारित किया गया और ये जून 2000 से लागू कर दिया गया। फेरा में हम देखें तो 81 अलग अलग सेक्शन है, जबकि फेमा में 49 है। फेरा को एक तरह से बनाया गया था तो उद्देश्य ये था कि विदेशी मुद्रा एक दुर्लभ संसाधन के रूप में है और उसको संरक्षित करने की जरूरत है और उसका जो भी उपयोग किया जाता है लेन देन के लिए, उसमें एक तरह से काफी नियंत्रण करने की आवश्यकता है। फेरा कानून को 1974 में जब लागू किया गया, भारत में विदेशी मुद्रा का जो बाजार है वो बहुत ज्यादा विकसित नहीं हुआ था, इसीलिए इस तरह के नियंत्रण की यहाँ पर एक बात की गई और विदेशी मुद्रा को एक दुर्लभ संसाधन माना गया। फेमा को जब लागू किया गया तो यहाँ पर परिकल्पना ये थी कि विदेशी मुद्रा एक तरह की परिसंपत्ति या एसेट है जिसमें अलग अलग तरीके से निवेश करके देश की अर्थव्यवस्था को लाभ हो सकता है। तो इसको एसेट या परिसंपत्ति माना गया, न कि दुर्लभ संसाधन। यानी हम अलग अलग सामान्य जो लोग हैं और जो निवेशक हैं, सभी बराबर रूप में इसको एक तरह से प्राप्त करके इसमें जो निवेश करने की संभावनाएं हैं उनका उपयोग कर सकते हैं। तो ये फेरा से फेमा में एक परिवर्तन था। फेरा के नियम विदेशी भुगतान को नियंत्रित करते थे, जबकि फेमा की अगर हम बात करें तो ये विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने की बात पर केंद्रित था और विदेशी भुगतान और विदेशी व्यापार उन दोनों को बढ़ाने के लिए प्रमुख रूप से ये कार्य कर रहा था। फेरा, जैसा हमने शुरुआत में कहा, इसमें रेगुलेशन या विनियमन है, तो ये मुद्रा के संरक्षण की बात करता है, जबकि यहाँ पर क्या है, प्रबंधन, मैनेजमेंट, तो ये विदेशी मुद्रा के प्रबंधन की बात करता है, नियंत्रण बड़े पैमाने पर नहीं रखने की बात करता है। अधिकृत व्यक्ति की जो परिभाषा है वो फेरा में काफी संकीर्ण थी, यानी ऑथराइज पर्सन, जिनके द्वारा विदेशी मुद्रा में लेन देन किया जा सकता है, इसमें बहुत कम एक तरह से संस्थाएं या व्यक्ति शामिल होते थे। जबकि हम फेमा में देखें तो इस परिभाषा को विस्तारित किया गया है। अगर हम बैंकिंग इकाइयों की बात करें तो फेरा कानून में एक तरह से जो अधिकृत व्यक्ति हैं उसकी परिभाषा में वो नहीं आते थे, जबकि फेमा के द्वारा जो अपनी परिभाषा दी गई है उसमें अधिकृत व्यक्ति में बैंकिंग इकाइयों को भी शामिल किया गया है, जिससे बैंकों के माध्यम से विदेशी मुद्रा का जो लेन देन है उसको विस्तारित किया जा सके। फेरा के साथ में सबसे कठोर बात यह थी कि अगर फेरा के नियमों का आप उल्लंघन करते थे तो आप पर आपराधिक मामला बनता था और आप पर एक आपराधिक मामले के अंतर्गत कार्रवाई की जाती थी। इसको फेमा में बदल दिया गया है। फेमा के नियम अगर उल्लंघन होते हैं तो आप पर दीवानी अपराध यानी सिविल ऑफेंस के आधार पर एक तरह से कानूनी प्रक्रिया चलाई जाती है। फेरा में हम ध्यान रखें, किसी भी तरह के ट्राइब्यूनल में कोई अपील करने का प्रावधान नहीं था, सीधे आपको उच्च न्यायालय में ही अपील करना होता था। जबकि अगर हम फेमा में देखें तो विशेष निदेशक अपील वाला होता है या एक विशेष न्यायाधिकरण ट्राइब्यूनल बनाने का प्रावधान भी रखा गया है। फेरा नियमों का उल्लंघन करने पर सीधी एक तरह से सजा का प्रावधान था, किसी भी तरह के पेनल्टी या जुर्माने की बात नहीं थी। जबकि फेमा के नियमों में हम देखें, अगर उल्लंघन होता है तो प्रारंभ में जुर्माने की बात की जाती है। जिस तारीख से आपके ऊपर जुर्माना लगाया गया है आपको जुर्माना एक तरह से देने के लिए अधिकृत किया जाता है और अगर आने वाले 90 दिन के अंदर आपने जुर्माना नहीं दिया है तब दोषी को जेल एक तरह से करने की व्यवस्था है। फेरा के साथ में सबसे बड़ी समस्या ये थी कि अगर किसी भी तरह का धन हस्तांतरण आपको विदेश में करना है, यानी विदेशों में कोई भी लेन देन आप करते हैं, तो सबके लिए आपको आरबीआई की अनुमति आवश्यक थी। जबकि फेमा में यह कहा गया है कि आप बाहरी कोई लेन देन करते हैं या मान लीजिए विदेश से कोई पैसा भारत में आपके लिए आ रहा है, जैसे रेमिटेंस की बात करते हैं या प्रेषण, जो भारतीय विदेश में काम कर रहे हैं अगर वो पैसा भारत में भेजते हैं तो एक सीमा तय कर दी गई आरबीआई के द्वारा, उसके अंतर्गत लेन देन है तो उसके लिए आरबीआई की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है। एक तय सीमा के ऊपर अगर जाता है तब आरबीआई की अनुमति की आवश्यकता पड़ती है। ये हमारा 3 जुलाई 2021 का डेली क्विज था। आने वाले दिनों में अन्य दिनों के डेली क्विज हम आपको इसी तरह से प्रस्तुत करते रहेंगे। बायजूस आईएएस हिंदी को आप बहुत पसंद कर रहे हैं, अधिक से अधिक संख्या में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।